तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका उत्तराखंड का सेशन है और उत्तराखंड की जनजाति वाला जो टॉपिक है, सबसे कीमती टॉपिक आपके सिलेबस का यही है। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि जनजाति से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से उत्तराखंड के उसमें आपको देखने को मिलेंगे पेपरों में। कल हमने संडे लाइव क्विज किया था, जिसने भी वो अटेंड नहीं किया वो अटेंड कर लेना, और उसके क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आते होंगे उसको नोट कर लेना। और हर संडे, यानी ध्यान से सुनना, हर संडे आपसे उत्तराखंड की क्विज कराऊंगा मैं, और उसमें मैं 1 घंटे के आसपास आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते रहूंगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो लिख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस संडे के लाइव क्विज के लिए फिर से परीक्षा वाणी को अच्छे से तैयार करो, जितना हो सकता है, जितना आप लोग कर सकते हैं उसको उतने बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। आज की वीडियो को आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर उस इंसान तक, ये तैयारी करने वाले तक ये वीडियो पहुँचे जिसको सही डायरेक्शन या चीज़ें नहीं समझ आ पाती हैं, वहाँ तक ये पहुँचे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, ये टॉपिक ही ऐसा है, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, इतना ही तो कहता हूँ यार, यही तो आप लोगों की फीस है, हमेशा से यही कहता हूँ, इतना कर देना बस। ठीक, अब देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये मैप ड्रॉ कर लेना है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो मैं आप लोगों को काम देता हूँ, मतलब अपने घर के लिए, पॉलिटिकल साइंस का जितना दिया है इनफ है, उतना अगर आपने पढ़ लिया आपका काम बन जाएगा। अब आप एक काम करना, कुछ संवैधानिक बॉडियाँ होंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन होगा, वित्त आयोग है, या इसके अलावा कोई और अगर आपको दिखती है संवैधानिक संस्था या आयोग वगैरह जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, वो तैयार कर लेना। आज ज़्यादा नहीं लिखना है, इनका गठन कौन करता है, कितने मेंबर होते हैं, किस आर्टिकल में वर्णित है, पहली बार कब गठित किया गया था, इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी फालतू का नहीं देखना है। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये मैप ड्रॉ कर लेना। देखो, इतनी अच्छी कलाकारी करके इतना बढ़िया मैप ड्रॉ किया है मैंने, मुझे कम से कम आधा घंटा लगा इसको बनाने में, तभी कह रहा हूँ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक, देखिए आपको ये मैप ड्रॉ करना है, ये उत्तराखंड का मैप है। और कैसे इसको, ये पहले इसकी बाहरी सीमा पूरी दिखाओ, यानी जो एक्सटर्नल बाउंड्री है इसकी उत्तराखंड की, ये आपको दिखाना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे एक्सटर्नल बाउंड्री का आप लोग जल्दी से दिखाना। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्टों के नाम लिखे हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जिलों के नाम लिखे हैं। और जो मैंने आपको ये कुछ अलग सा दिखा रखा है, वो ये बताने के लिए दिखाया गया है कि उत्तराखंड में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, वो किस इलाकों में है। देखो, ये वाला जो इलाका है, ये है जौनसारी का इलाका, यानी जौनसार भावर का जो इलाका है वो यही है। और यहाँ कौन से इलाके पड़ते हैं, ये देहरादून जिले का इलाका, कुछ भाग टिहरी के जौनपुर का इलाका, इधर टिहरी का जौनपुर इलाका, और कुछ उत्तरकाशी का इलाका पड़ेगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा देहरादून जिले में चक्राता, पहला मैप देखना, जब मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ाया था वहाँ चक्राता लिखा होगा, वहीं पे कालसी लिखा होगा, वहीं कहीं त्यूनी लिखा होगा, वहीं पे लाखामंडल वगैरह लिखा होगा। तो ये पूरा इलाका जौनसारियों का है, यानी जौनसार भाबर इलाका है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, जौनसारी जनजाति पाई जाती है। जब आप इधर से उत्तरकाशी के इस वाले पोर्शन पे देखेंगे, जो तिब्बत से लगता हुआ है, यहाँ जाड़ जनजाति पाई जाती है, यानी भोटिया की ही एक उपजाति है, जाड़ भिलंगना, मैंने उसको लिखा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ लाइन डाल रखी, लाइनिंग तक कर देना। ये जो पोर्शन है, ये जाड़ भिलंगना का है। इससे आगे अगर आप आओगे इस वाले पोर्शन में, यहाँ तक, ज़्यादा आगे मत जाना, इधर तक, ये चमोली का इलाका है। और चमोली के जो जोशीमठ है, जोशीमठ से नॉर्दर्न पोर्शन और जोशीमठ का इलाका, भोटिया की ही एक उपजाति पाई जाती है, जिसको बोलता जाता है मारछा और तोरछा। तो वहाँ कंफ्यूज मत करना, मारछा और तोरछा क्या एक प्रकार की जनजाति है, जाड़ भी एक जनजाति। ठीक है, जाड़ भिलंगना। यहाँ आपको जो डॉटेड दिखा रखा है, ये पिथौरागढ़ की, ये जिला पिथौरागढ़ है। और इस रीजन में जहाँ बाउंड्री से अंदर जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है, ये अपने आप में भोटिया जनजाति को दर्शाती है कि इस इलाके में यहाँ भोटिया जनजाति पाई जाती है। जब आप पिथौरागढ़ के दक्षिणी भाग और चंपावत के नॉर्दर्न पोर्शन पे दिखोगे, एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है मैंने, वहां भी दिखा रखा है, उसको बोल देना राजी जनजाति। जब आप इधर से होते हुए उधम सिंह नगर की ओर आओगे, उधम सिंह नगर में इस वाले पोर्शन पे आपको दो जगह दिखेंगी, एक खटीमा, एक सितारगंज। तो इस इलाके में आपको जो जनजाति दिखेगी वो थारू लिखना है उसके नीचे। ठीक है, थारू जनजाति यहाँ। जब आप थोड़ा सा और इधर की ओर आओगे, वेस्ट की ओर, और नैनीताल के दक्षिणी पोर्शन पे, यानी रामनगर के इलाके में और बाजपुर के इलाके में, आपको यहाँ बोक्सा देखने को मिलेगी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर और कुछ हिस्सा नैनीताल में। तो इस पोर्शन पे आपको बोक्सा लिखना है।
यहाँ आपको पौड़ी के पास दुगड्डा में भी कुछ मात्रा में बोक्सा जनजाति देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन आप लोगों ने पूरा मैप ड्रॉ कर लिया होगा, और नहीं भी किया है तो मेरे साथ साथ ही चलिए। अब देखो थोड़े से लेंदी टॉपिक है, 2 से 3 वीडियो आएगा और बहुत कीमती चैप्टर है, इसको ऐसे ही समझना है। देखिए कितना आसान है। आपने मैप देखा, आपसे बोला कि उत्तराखंड में जनजाति जो जहाँ जहाँ पाई जाती है उनको बताओ तो सही, थोड़ा क्या जानते हैं उनके बारे में, किस इलाके में पाई जाती हैं। आपने तुरंत स्टडी विथ योगेश के मैप को अपने दिमाग में छापा और उसकी आंखों में आंखें मिला के कहा कि जो जौनसारी पाई जाती है वो देहरादून के नॉर्दर्न पोर्शन में चक्राता कालसी वाले इलाके में पाई जाती है, जबकि जाड़ वगैरह उत्तरकाशी के नॉर्दर्न पोर्शन में पाई जाती है। वहीं मारछा व तोरछा अपने आप में भोटिया के ऊपर जाती है, यानी भोटिया की उपजाति है, वो अपने आप में कहाँ पाई जाती है, चमोली में, जोशीमठ के नॉर्दर्न पोर्शन में। जबकि भोटिया जो है पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक रूप से विस्तृत है, जबकि मुंशियारी, धारचूला वगैरह के इलाकों में, और राजी भी आपका पिथौरागढ़ के दक्षिणी भागों में पाई जाती है कुछ मात्रा में। वहीं आपका थारू उधम सिंह नगर में विस्तृत है, और बोक्सा अपने आप में नैनीताल और उधम सिंह नगर में विस्तृत है, कुछ भाग दुगड्डा के इलाके में आता है। वो वहीं के वहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी आंखों से आंखें हटाई नहीं। अब उसको क्या पता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका क्या आपके दिमाग में चल रहा है, उसको तो सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं, आपका माइंड तो आप वो देख ही नहीं पा रहा। आपके माइंड में तो स्टडी विद योगेश का ये क्लास घूम रही है, कहाँ पे क्या चीजें आपने दर्शाई थी। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का तरीका, ठीक है। अंदर ही अंदर आपको खुशी होगी सडनली, यार हाँ ये बात तो सही कह रहा है, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। तो ये तरीका होता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराने का। अब हम इसमें आते हैं। देखिए उत्तराखंड में बेसिकली 5 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उन जनजातियों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? जौनसारी। इसी तरीके से फिर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, इधर भोटिया लिख लीजिए, जौनसारी के बाद भोटिया लिख लीजिए। जब भोटिया लिखा उसके नीचे आप लोग इधर लिख लीजिए, पहले थारू लिख लीजिए, उसके बाद बोक्सा लिख लीजिए, और उसके बाद राजी लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे? राजी। ये बेसिकली 5 पाई जाती है। बाकी राठी वगैरह भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती। ये 5 जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, यानी शेड्यूल्ड हैं, यानी अनुसूचित जनजाति। अब आप कहोगे सर ये अनुसूचित क्यों लगा इनके? शेड्यूल्ड क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट किसी को शेड्यूल्ड के अंतर्गत ले आती है, यानी अनुसूचित के अंदर ले आती है, यानी उसको सूचित कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसको किसी न किसी प्रकार के लाभ देने लग जाती है गवर्नमेंट। चाहे आप आरक्षण से संबंधित हो, चाहे कोई अन्य प्रकार के लाभ हो, चाहे उनकी संस्कृति वगैरह को संरक्षित करने के लाभ हो, तो अगर शेड्यूल्ड हो गई तो उसको कुछ प्रकार के रियायतें, कुछ प्रकार के बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, ताकि समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जा सके। पहले से ये लोग क्या थे, थोड़ा सा जब अंग्रेजों का शासन था, इन लोगों का बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका, समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सके, तो गवर्नमेंट ने उनको शेड्यूल्ड घोषित किया, अनुसूचित घोषित किया, और उसके बाद कुछ उनको लाभ देना शुरू किया। तो जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा और अपने आप में राजी 5 प्रकार की यहाँ पे बेसिकली क्या पाई जाती है? जनजातियां पाई जाती हैं। अब ये जो जौनसारी, भोटिया और आपको थारू दिख रहा है, इनको 1967 से शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको बोक्सा और राजी को इरेज कर रहा हूं, आप इसके नीचे ऐसे बनाओगे, ये ऐसा करोगे। 1967 से एसटी का दर्जा मिल गया इनको, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा लिखोगे। जबकि जो 2 मैंने और लिखे हैं, यानी बोक्सा प्लस दूसरा कौन सा लिखा मैंने? राजी, ये थोड़ा सा अन्य के कंपैरिजन में क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर है। इनकी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं है, अभी भी ये समाज की मुख्य धारा में उतना नहीं जुड़ पाए, तो गवर्नमेंट ने इनको आदिम जनजाति समूह के अंदर रखा है। तो इन दोनों के नीचे ऐसे लिखो, आदिम जनजाति समूह, आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति समूह के अंदर इन दोनों को गवर्नमेंट ने रखा है। तो आपका ये हो गया। तो बेसिकली कौन कौन सी पाई जाती है? जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा, राजी। अब क्वेश्चन यहीं पे पूछ देगा उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो 5 का आपने नाम रखना है। 1967 से इनको एसटी के अंदर रखा गया, जबकि बोक्सा और राजी अभी भी आदिम जनजाति समूह में है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है। एक अन्य जनजाति का नाम भी लिख लो कुछ मात्रा में, यानी अन्य लिख दो, राठी। ये पाई जाती है पौड़ी के इलाकों में, ठीक है। अन्य के अंदर आप लिखो राठी, ब्रैकेट में पौड़ी लिख देना, तो ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारी भी जनजातियां होगी। अब देखिए पहली चीज हमने ये देखना है कि 2000, आप इसको नोट कर लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार इनका नंबर कहाँ कितना है, कौन से कितना पाए जाते हैं, ये सबसे पहले हमने देखना है। तो देखिए 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो उसमें सर्वाधिक जनसंख्या जिस जनजाति की पाई गई थी वो है थारू, और सबसे कम पाई गई थी राजी की। तो अगला पॉइंट लिखो, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में
सर्वाधिक जनसंख्या लिखो, सर्वाधिक लिखो थारू। और थारू कहाँ पाई जाती है, साफ साफ दिख रहा है खटीमा सितारगंज के इलाके में, यानी यूएस नगर के इलाके में। और सबसे कम लिखो, सबसे कम कौन सी पाई जाती है, राजी पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम कौन सी होगी, राजी होगी। स्पष्ट साफ साफ दिख रहा है। और राजी कहाँ है, साफ दिख रहा है आपको। ठीक, सर्वाधिक थारू, सबसे कम क्या है, राजी। अब आता है जिलेवार इनका मतलब वितरण, यानी कहाँ कितने ये पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो टोटल जनसंख्या किस जिले की कितनी है, उसकी आबादी कितनी है, उसके परसेंटेज में अगर आप निकालोगे, सपोज किसी जिले में 100 लोग रहते हैं, अगर वहाँ 10 लोग एसटी कैटेगरी के हैं, यानी 100 का 10 कितना हुआ, 10%, यानी 10% लोग उस जिले में क्या होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे। तो उस जिले की आबादी के अकॉर्डिंग, यानी उसमें कितनी आबादी, उसकी परसेंटेज के हिसाब से इनकी जनसंख्या हमने निकालना है। तो देखो अगला पॉइंट, प्रतिशत के हिसाब से, आबादी के प्रतिशत के हिसाब से लिखना पूरा। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से क्या होगा, सर्वाधिक लिखो। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एसटी लिखना है। ठीक है, आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एसटी किन जिलों में वितरित है, यानी टॉप 4 आपको याद रखने हैं, तो कहीं बीच बीच का आपको फंसा सकता है। तो साफ साफ है, देखो यहाँ मैंने उधमसिंह नगर में 2 टाइप के दिखा रखे हैं, थारू और बोक्सा। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, यूएस नगर में होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे प्रतिशत में, यूएस नगर में होंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा बताओ, बहुत अच्छा खासा मात्रा में आपको अंसारी वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगे देहरादून के इलाके में। तो दूसरा क्या लिखोगे आप, देहरादून लिखोगे। थर्ड देखो स्पष्ट दिख रहा है, पिथौरागढ़ में अच्छी खासी मात्रा में भूटिया जनजाति पाई जाती है। तो तीसरा क्या लिखोगे, पिथौरागढ़ लिखोगे। और चौथा क्या लिखोगे आप, ये मारथा और तोरछा वाला इलाका जहां आपका चमोली है। अब कंफ्यूज मत करना, सबसे ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहाँ है, यूएस नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। तो क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ रहती है प्रतिशत में, यूएस नगर, यानी कुल जनसंख्या के सापेक्ष। और सबसे कम कहाँ रहेगी, वो अभी आएंगे। ठीक है, नीचे से अगला पॉइंट लिखो, आबादी के अनुसार भी यही क्रम है। यानी आबादी का मतलब, ये तो हमने टोटल जनसंख्या के परसेंटेज निकाला, 100 का अगर 10 लोग हैं तो 10% हो गया। अब टोटल नंबर गिनना है, कितने लोग हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 1000 हैं, परसेंटेज में नहीं निकालना है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी यही क्रम है, लिख दो। तो अगला पॉइंट लिखो, जनसंख्या के अनुसार भी यही क्रम, यानी सर्वाधिक जनसंख्या भी यही है। ठीक है, परसेंटेज और उसमें यही, जनसंख्या के अनुसार भी यही क्रम पूरा लिखना है आप, जनसंख्या के अनुसार भी यही क्रम है। ठीक, पहली चीज। अब आता है प्रतिशत के अनुसार कम कहाँ होगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम रहती है टिहरी में, यानी सबसे कम कहाँ रहती है, टिहरी में रहती है, उसके बाद अल्मोड़ा में रहती है, उसके बाद पौड़ी में रहती है, और उसके बाद अपने आप में कहाँ रहती है, यानी टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। तो लिखो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, इसको नोट कर लेने के बाद। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, सर्वाधिक लिखा था यहाँ पे, यहाँ सबसे कम लिख देना। सबसे कम कहाँ पाई जाएगी, अपने आप में टिहरी में। ठीक है, यानी प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम एसटी आबादी कहाँ रहती है, टिहरी में रहती है। इसके अलावा अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। क्या लिखोगे, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। कितना सिंपल है बताओ, ज्यादा वाले साफ साफ दिख रहे हैं, सेम क्रम है परसेंटेज और उसमें, इसमें साफ दिख रहा है पौड़ी वगैरह, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा खुद ही दिख रहे हैं। देखो कहीं भी ये ऐसे इलाकों में नहीं पड़ते हैं जहां जनजाति रहती है, तो बहुत कम जनजाति इन इलाकों में पाई जाएगी, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार, ये किसके अनुसार है, परसेंटेज के अनुसार कम। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग यानी आबादी के अनुसार कम देखोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां रुद्रप्रयाग पहले आ जाएगा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम लिखो, जनसंख्या के अनुसार यानी आबादी के अनुसार कम। ठीक है, आबादी के अनुसार कम लिखो। सबसे कम कहाँ लिखोगे, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद दूसरा आपको क्या लिखना है, वही टिहरी लिखना है, उसके बाद अल्मोड़ा और चंपावत। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा व चंपावत। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। तो अगर आपसे पूछता है सबसे कम जनसंख्या कहाँ है एसटी की, तो रुद्रप्रयाग। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहाँ है पूछेगा तो टिहरी। सर्वाधिक कहाँ है पूछेगा तो उस समय यूएस नगर, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग में सर्वाधिक यूएस नगर। तो पूरा आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, अब आता है इनकी लिटरेसी रेट, यानी इनकी साक्षरता का दर क्या है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इनकी साक्षरता का अगर 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी एसटी आबादी की साक्षरता देखोगे तो इनकी जो साक्षरता है, लिटरेसी है, वो अपने आप में 73.9% है। साक्षरता लिख लो, यानी लिटरेसी रेट। ठीक है,
यानी पढ़े लिखे इतने हैं, 73.9% है। और उसमें भी महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं इनकी उसमें, तो महिलाओं का जो है 83.8% और पुरुषों का है 62.5%। ये है 83.8% और 62.5%, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक। इतनी इनकी साक्षरता है। ये पॉइंट आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो होते हैं, यानी काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, यानी आरक्षित इनके लिए सीटें हैं। तो एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित लिख लो, एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीट 2, विधानसभा में आरक्षित यानी रिजर्व सीट, ठीक है। कितनी सीटें इनके लिए रिजर्व? 2 सीटें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2 सीटें कौन सी होंगी? स्वाभाविक सी बात है, एक यहाँ का इलाका चक्राता का, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में जौनसारी यहाँ पे रहते हैं, चक्राता। और दूसरा कौन सा? नानकमत्ता का, जो कि यूएस नगर में रहते हैं, नानक मत्ता, ठीक है। यानी ये 2 सीटें क्या हैं? एसटी के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, चक्राता और नानकमत्ता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दोनों सीटें क्या है इनके लिए रिजर्व, चक्राता और नानकमत्ता। अब आता है, देखो इनकी शरीर की संरचना क्या है, इनकी शारीरिक संरचना, इनका समाज कैसा है, इनका कल्चर कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए आप जौनसारी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? जौनसारी लिखोगे, यानी हमने जौनसारी जनजाति के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। हेडिंग लिख लीजिए जौनसारी, जौनसारी, ठीक है। इनके बारे में 3 क्लासेस लगभग इसकी आएंगी, अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। जौनसारी के बारे में पहला लिखना है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा। गढ़वाल में सबसे बड़ा जनजाति समूह, यानी पहला पॉइंट लिखोगे गढ़वाल का सबसे बड़ा, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? जौनसारी। ब्रैकेट में लिखो यूके का सेकंड, यूके का सेकंड। पहला कौन होगा? यूके का थारू होगा, ठीक है। यूके का सेकंड होगा, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजाति समूह, वो उत्तराखंड का सेकंड। दूसरा, इसकी जो आबादी पाई जाती है वो पाई जाती है जौनसार भाबर क्षेत्र में। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लिखो, इनका कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं जौनसार भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरा लिखना है, जौनसार भाबर क्षेत्र में पाया जाता है। और जौनसार भाबर के अंदर कौन कौन सा आएगा? चक्राता आएगा, आपका त्यूणी आएगा, लाखा मंडल आएगा, कालसी आएगा, ये सब इलाके, ठीक है। जौनसार भाबर में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले चक्राता, कालसी, ठीक है। पूरा ऐसे लिखना है, चक्राता, कालसी। अगला आप लोग लिख लीजिए त्यूणी, लाखा मंडल। ये सब देहरादून के मैप में देखना, स्टार्टिंग में करा रखा था मैंने आपको। त्यूणी, ये सब इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं लाखा मंडल में, ठीक। अब कुछ इलाका इनका जौनपुर, टिहरी के जौनपुर इलाके में, उत्तरकाशी। ब्रैकेट में इसी के आगे लिखो कुछ मात्रा में जौनपुर, कुछ मात्रा में जौनपुर व उत्तरकाशी में भी, उत्तरकाशी में भी ये पाए जाते हैं। यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस इलाके में है, इधर वाले इलाके में आपका जौनसारी रहते हैं। और ये पूरा इलाका चक्राता, त्यूणी और लाखा मंडल, कालसी वाला जौनसार भाबर कहलाता है, ठीक है। यहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये जो है अपने आप में इनकी जो प्रजाति है, क्योंकि मानव की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कोई अलग अलग प्रजाति से संबंधित होता है, उनका जो मतलब फेस का स्ट्रक्चर देखोगे वो, तो इनको बेसिकली इंडो आर्यन माना जाता है, ठीक है। इनकी प्रजाति क्या है? मानव प्रजाति में अभी कभी भूगोल, मानव भूगोल पढ़ाऊंगा तो तब गए, प्रजाति इसकी है इंडो आर्यन, इंडो आर्यन। यानी किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं? इंडो आर्यन। जैसे मंगोल होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से इंडो आर्यन भी होते हैं। इनके जो देवता हैं, प्रमुख देवता इनके महासु हैं और इनके शिव, यानी ठीक है, शिव का ही रूप है, महासु इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा वासिक, बोठा व पवासी। तो देवता लिख लीजिए, इनके देवता, इनके प्रमुख देवता हैं महासु। महासु के ब्रैकेट में शिव लिख देना और प्रमुख लिख देना। सबसे प्रमुख कौन से होंगे? महासु। इसके अलावा वासिक, बोठा और पवासी। वासिक, वासिक मतलब ना, वासिक करना, वासिक, बोठा और पवासी। इसके अलावा चलोदा भी एक इनके देवता हैं, यानी चोलदा उसको बोलते हैं। ये सब इनके क्या हैं? देवता हैं, ठीक है। चोलदा, ये इनकी क्या है? प्रमुख देवता। और सबसे प्रमुख कौन है? महासु। महासु के ब्रैकेट में आपको लिखना है सबसे प्रमुख। तो अगर क्वेश्चन पूछता है वासिक, बोठा और पवासी, चोलदा, महासु किनके प्रमुख देवता हैं, आप लोग सीधे सीधे बता देना जौनसारियों के हैं। और सबसे प्रमुख इसमें कौन से हैं? महासु हैं। इसके अलावा जो फैक्ट आते हैं, ये अपने आप को पांडवों का पूर्वज मानते हैं। जो पांडव हैं, खासकर देहरादून के इलाके वाले जो जौनसारी हैं, खुद को पांडवों का पूर्वज मानते हैं। और साथ ही साथ
कुंती को ये क्या मानते हैं, अपनी राजमाता यानी देवी मानते हैं, यानी जो कुंती है उसको देवी मानते हैं और पांडवों को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज। तो अगला पॉइंट लिखो, इसको लिखोगे पांडवों को लिखोगे, ठीक है। ये पूर्वज अपना किसको मानते हैं, पांडवों को, खासकर देहरादून वाले, जो देहरादून जौनसार के इलाके वाले हैं। जबकि ये अपनी देवी किसको मानते हैं, कुंती को। पंचमाता है ना कुंती, 5 पुत्रों की माता कुंती, तो पंचमाता कर देना इसके ब्रैकेट में, ठीक है, पंचमाता। इसको अपनी क्या मानते हैं, देवी मानते हैं, जौनसार भाबर। अब देखो ये इनका जो धर्म है, अपने आप को किस धर्म से संबंधित मानते हैं, हिंदू धर्म ही मानते हैं, ठीक है। धर्म इनका क्या है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से ही कहें संबंधित है अपने आप में कौन, पिता। अब ये मैं इसको इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे साइड में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इससे आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इजीली ले सकते हैं। अब देखिए इसका इनका जो समाज है बेसिकली वो 3 वर्गों में बटा है, यानी इनकी जो सोसाइटी है हर किसी धर्म की या हर आपने देखा होगा समाज जो है अलग अलग रूपों में बटा होता है। तो अगला पॉइंट लिखो, समाज इनका 3 वर्गों में बटा है। इनका जो समाज है वो कितने वर्गों में बटा है, 3 वर्गों में बटा है, ठीक है। अब उन 3 वर्गों में एक तो सबसे ऊपर आते हैं जिसके अंदर ब्राह्मण व राजपूत आते हैं, उसको बोलते हैं खसास, ठीक है। पहला क्या बोला जाता है, खसास, इतना ही लिखना है आपको। दूसरे के अंदर आते हैं आपका कारीगर वर्ग, कारीगर, ठीक है। और एक तीसरा वर्ग आता है तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको बोलते हैं हरिजन खसास, ठीक है, हरिजन खसास, हरिजन खसास। ये 3 वर्ग हैं इनके जो बेसिकली इनके समाज में पाए जाते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय अगर आप देखोगे कृषि और पशुपालन कार्य से संबद्ध रहे हैं पहले से, ठीक है। कृषि प्लस पशुपालन से संबद्ध रहे हैं। कृषि व पशुपालन का क्या रहा है, व्यवसाय इनका अच्छा खासा रहा है। अधिकांश जनसंख्या कृषि व पशुपालन में इनकी रहती है। तो खसास, कारीगर और हरिजन खसास इनके 3 वर्ग समाज में हैं। खसास के अंदर आएंगे इनके ब्राह्मण और राजपूत, दूसरा अंदर कारीगर आता है जिसके अंदर लोहार वगैरह इस टाइप के आएंगे कारीगर वर्ग, तीसरा वर्ग हरिजन खसास आता है जो हल्का सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। इसी हरिजन खसास वर्ग का एक उपवर्ग है जिसको बोलते हैं कोल्टा। कोल्टा इनमें सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है जो अभी भी समाज की मुख्य धारा में उतना नहीं आ पाया है, उतनी उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट भी उनको अपलिफ्ट कराने के लिए अलग अलग टाइप के काम करते रहती है। तो इसमें हरिजन खसास के नीचे अगला पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, कोल्टा, कोल्टा अभी भी, कोल्टा अभी भी नहीं, कोल्टा कॉमा करके लिखो, हरिजन खसास का एक उपवर्ग है, हरिजन खसास का ही एक रूप है, लिखो एक रूप है, ठीक। ये इसी वर्ग के अंदर आपका आते हैं। अब देखो इनके समाज के वर्ग के अलावा सबसे मेन चीज है इनके विवाह, विवाह की इनके, अब इसको नोट कर लीजिए, विवाह प्रथा लिख लीजिए अगला हेडिंग, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप, विवाह प्रथा आपने क्या लिखना है, अगला हेडिंग लिखना है। देखिए विवाह प्रथा के अंदर इनके अंदर 3 प्रकार के विवाह अभी भी प्रचलित हैं, यानी विवाह जो है जौनसारियों का वो 3 प्रकार के यहाँ विवाह देखने को मिलते हैं। अब जो विवाह है उसके अंदर सबसे मेन चीज आपका, पहले इनके वहाँ बहुपति विवाह हुआ करती थी, लेकिन अब वो बहुपति विवाह यहाँ नहीं पाई जाती। बहुपति मतलब एक से अधिक पति, तो इसमें लिखो पहले बहुपति विवाह अब नहीं, पहले बहुपति विवाह अब नहीं, ठीक है, अब नहीं, यानी अब नहीं पाई जाती है। और 3 प्रकार के इनके यहाँ विवाह पाए जाते हैं और वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम है बेविकी बोई दोदिकी। पहला लिखो बेविकी, बेविकी, दूसरा लिखो बोई दोदिकी, बेविकी लिखा आपने, दूसरा लिखा बोई दोदिकी और तीसरा लिखा बाज दिया, बाज दिया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा बोविकी या बोई दोदिकी या बाजदिया क्या है, तो आप बताओगे जौनसारियों के विवाह की एक प्रथा, ठीक है। या पूछेगा बोविकी और बाजदिया नामक विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है, तो आप बताओगे जौनसारी में। अब जो बोविकी है ये बहुत मतलब उस प्रकार का विवाह है, साधारण विवाह, यानी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हलचल नहीं होती, बहुत एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, वो बहुत रहन सहन से नहीं करते हैं, बहुत धूमधाम से नहीं करते हैं, सबसे साधारण लिखो इसके नीचे बोविकी, सबसे साधारण,
विवाह इनका यही है। जो ये वाला है बोई दोदिकी, इसमें इनके कुछ मित्र वगैरह आते हैं, कुछ इनके मित्र सहयोगी या इनके जो रिश्तेदार आते हैं, यानी मध्यम क्लास का टाइप का आप मान के चलो ये विवाह होता है। जबकि सबसे धूमधाम से कौन सा होता है, बाज दिया। इसके नीचे लिखो आपने, सबसे धूमधाम से बाज दिया विवाह होता है इनके वहाँ, इनके समाज में सबसे शान और शौकत और सबसे धूमधाम से, ठीक है, सबसे सर्वाधिक शान शौकत से, शान शौकत से कौन सा विवाह होता है इनके वहाँ, बाज दिया विवाह होता है। और याद रखना पहले के टाइम पे इनके वहाँ जो दहेज प्रथा चलती थी, गाय दहेज देते थे और गाय की जो सींग होती थी उसमें चांदी का कुछ मड़ा रहता था इस प्रकार का। अब वो प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो गई, क्योंकि हर किसी की अपनी सोसाइटी है, हर किसी का अपना कल्चर है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेवी की, बाज दिया और बोई दोदी की क्या है, एक प्रकार की विवाह की प्रथाएं हैं जौनसारियों में, ठीक है। इनके वहाँ विवाह विच्छेदन की प्रक्रिया भी होती है, यानी विवाह जब टूटता है एक प्रकार का तलाक, उसमें पुरुष व महिला को इक्वल राइट देंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, विवाह विच्छेदन हेतु पुरुष व महिला दोनों को इक्वल राइट, यानी दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। विवाह विच्छेदन हेतु, विवाह विच्छेदन हेतु दोनों को समान अधिकार, हेतु समान अधिकार है, ठीक है, समान अधिकार है। अब देखो दो टर्मोलॉजी याद रखना, एक शब्द का नाम रखना है आपने ध्यानती, दूसरे का रखना है रयांती, ठीक है। एक ये रखो ध्यानती और एक इसको रखना है रेहांती। ये क्या है, ये विवाह से पूर्व लड़की को क्या बोला जाता है इनके वहाँ, दयांती बोला जाता है, जबकि रयांती विवाह के बाद बोला जाता है, ठीक है। ये विवाह पूर्व बोला जाता है, विवाह पूर्व कन्या को बोला जाता है, को क्या बोला जाता है, दयांती, जबकि ये विवाह के बाद, विवाह के बाद बोला जाता है रयांती, ठीक है। ये वाला टर्मोलॉजी भी अपने आप में नोट कर लेना। अब देखिए, अब जो इनका आता है वो क्या आता है, इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो हमने देखनी है। देखिए वो क्या होता है, क्या आप लोगों ने लिखना है विवाद निपटान हेतु, ठीक है, यानी विवाद का निपटान कैसे करते हैं, विवाद कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको कैसे निपटान करते हैं, ठीक है, विवाद निपटान कैसे होता है। देखिए इनके वहाँ आपको दो प्रकार की राजनीतिक संस्था दिखेगी, यानी एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है, उसका नाम अगर आपको देखोगे उसमें एक खुमरी दिखेगी, एक खात खुमरी दिखेगी। तो विवाद निपटान को ऐसे लिखो, यहाँ लिखो आप खुमरी और यहाँ लिखो खात खुमरी, खात खुमरी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि खुमरी क्या है तो आप बताना जौनसारी की विवाद निपटान की एक राजनीतिक संस्था है। तो जो खुमरी है, खुमरी का यूज कब करते हैं, जब व्यक्तिगत विवादों का निपटान हो, इंडिविजुअल विवाद, यानी गांव के अंदर दो लोगों का विवाद हो गया तो उसको निपटाने के लिए किस संस्था का प्रयोग किया जाता है, खुमरी का। तो इसमें लिखो व्यक्तिगत विवाद निपटान हेतु, व्यक्तिगत विवाद हेतु, व्यक्तिगत विवाद निपटान हेतु लिखना आप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य होता है, इसमें प्रत्येक परिवार से एक सदस्य, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि गांव जौनसारी में व्यक्तिगत विवाद निपटान हेतु तो कौन सी संस्था आती है, खुमरी, खात खुमरी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वहां वो मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना, ठीक है, बेहोशी का आलम तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा आता है खात खुमरी। खात खुमरी का यूज कब होता है, जब गाँव के बीच विवाद होता है, यानी एक गाँव के से दूसरे गाँव के बीच विवाद होगा तब खात खुमरी का, ठीक है। तो इसको नीचे लिखो, गाँव के बीच विवाद पर, गाँव के बीच विवाद निपटान हेतु, विवाद निपटान। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कोई पैसे वैसे का मामला होगा, रेवेन्यू का, राजस्व संबंधी यानी दीवानी मामला होगा तो उस पर इसका यूज किया जाता है। तो इसमें आप लिख लो मालगुजारी या दीवानी मामले से संबंधित है, ठीक है। तो दीवानी मामले लिख लो, दीवानी मामले से संबंधित। अब इसमें इनका मुखिया कौन होता है, उसको बोलता है सयाना। सयाना तो आप लोग जानती हैं, हमारे नॉर्मली लैंग्वेज में यूज होता है, बड़ा सयाना बन रहा है, यानी सयाना मतलब बहुत सीनियर, बड़ा बन रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें मुख्य रोल किसका, मुख्य भूमिका लिख लीजिए इसमें सयाना की, मुख्य भूमिका लिख लीजिए सयाना, मुख्य भूमिका किसकी होगी, सयाना की, ठीक है। मुख्य भूमिका आप लोग ने लिखना है सयाना की, इसमें सयाना की क्या होगी, मुख्य भूमिका होगी। ये तो इनकी विवाद निपटान की एक प्रक्रिया है। अब देखिए इनके वहाँ जो चलता है तीर्थ स्थल वगैरह, वो सबसे फेमस है आपका हनौल। हनौल आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ महासू वगैरह का मंदिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था जिला सीरीज में। तो प्रमुख तीर्थ स्थल लिख लीजिए इनके, क्या लिखोगे, प्रमुख तीर्थ स्थल, ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थल। तो हनौल इनका सबसे प्रमुख क्या है, तीर्थ स्थल है। तो अगर आपसे ये पूछता है हनौल किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो आप लोग बता देना जौनसारियों का, ठीक है। क्या लिखोगे, हनौल, इसके अलावा कालसी, इसके अलावा लाखामंडल,
ये सब इनके क्या हैं, तीर्थ स्थल हैं। और हनौल सबसे ज़्यादा क्या है इसमें प्रसिद्ध है, ठीक है। हनौल, लाखामंडल, कालची इत्यादि कर दो। और ये दो दसरा को अपने आप में, जैसे दो दसरा वगैरह हम लोग मनाते हैं, उसको किस नाम से संबोधित करते हैं, पांडव, जबकि विजयदशमी को पायता कहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को पायता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कौन दसरा को पांडव नाम से पुकारता है, कौन विजयदशमी को पायता कहता है, तो आप लोगों को वहां कंफ्यूज नहीं करना है। ये सब जौनसारी वगैरह कहते हैं। इनके जो प्रमुख त्योहार हैं, जागड़ा नामक प्रमुख त्योहार मनाते हैं। और जो जागड़ा है वो महासू देव से संबंधित है, यानी इनका प्रमुख त्योहार लिख लीजिए आप, जागड़ा माघ, ठीक है। प्रमुख त्योहार लिख लीजिए। और भी हैं होने को, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रमुख त्योहार कौन सा है, जागड़ा नामक प्रमुख त्योहार किसका पूछेगा, आप बता देना, जौनसारियों का। और ब्रैकेट में लिखो महासुदेव से संबंधित, महासुदेव से संबंधित है, ठीक है। ये जागड़ा त्योहार किससे संबंधित है, महासुदेव से। प्रमुख त्योहारों के अंदर जागड़ा के अलावा आप लोग लिखना है माघ त्योहार भी मनाते हैं, वो बहुत आएंगे, अभी मैं बता दूंगा आपको। और ये दीपावली को राष्ट्रीय पर्व के एक माह बाद बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं उसको, उस पॉइंट को फिर लिख लोगे, दीपावली को एक माह बाद ये मनाते हैं। सबसे मेन चीज़ है, जैसे जिस टाइम पे हमारे यहाँ बैसाखी वगैरह होती है, उस टाइम पे क्या करते हैं, बैसाखी के टाइम पे एक अन्य त्यौहार मनाते हैं, उसको बोलते हैं बीसू त्योहार, जो कि जौनसार भावर का सबसे बड़ा क्या है, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो अगला पॉइंट लिखो, बैसाखी के दिन से ये बिसु नामक त्योहार मनाते हैं। बहुत फेमस है यहाँ, ठीक है। जौनसार भाबर का बिसु नामक त्योहार कब मनाते हैं, बैसाखी के टाइम से मनाते हैं। और इसको जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है इस टाइम पे, ये जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला। अगला लिखो, उस नीचे, उसी में बिसु के नीचे सबसे बड़ा मेला कहाँ का, जौनसार भाबर का, पूरा लिखना। जौनसार भाबर का सबसे बड़ा मेला पूछता है तो बिसु ही इसका सबसे बड़ा क्या है, मेला है। और इसको गणियात भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और गणियात नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। किस नाम से, गणियात नाम से इसको क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो बिसु के साथ में लिखना, गणियात नाम से इसको क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। मेले को ये क्या बोलते हैं, मौन भी बोलते हैं। मेले को किस नाम से पुकारते हैं, मौन नाम से भी क्या करते हैं, मेले को पुकारते हैं। इसी क्रम में एक मेले का नाम सुना होगा आपने, मछमौन। मछमौन, यानी मछमौन में क्या होता है, एक प्रकार की जैसे मछलियां होती हैं, मछलियों को एक प्रकार तिमूर का पाउडर होता है, वो डालते हैं उसमें, तालाब में। उसके बाद जो मछलियां मरती हैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं, यानी उनको पकड़ने की प्रतिस्पर्धा होती है, केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो मछमौन किसका त्योहार है पूछता है, आप बता देना, जौनसारियों का। इसमें ब्रैकेट में लिखो, केवल पुरुष भाग लेंगे, इसमें केवल पुरुष भाग लेंगे। और मछमौन के नीचे लिखो, मछलियों को तिमूर पाउडर से मारने की प्रथा है, यानी मछलियों को तिमूर के पाउडर से मारने की प्रथा है, ठीक है। मछलियों को तिमूर पाउडर से मारने की क्या है, इसमें प्रथा है, पूरा लिखना। मछलियों को तिमूर पाउडर से मारने की इसमें प्रथा है, केवल पुरुष भाग लेते हैं, मछमौन। अब इनके जो आते हैं प्रमुख, जैसे लोक नृत्य वगैरह आते हैं, इनके यहाँ कौन सा लोक नृत्य होता है वो भी आप लोगों ने लिखना है, इसको नोट कर लो। प्रमुख लोक नृत्य लिखना आप, ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। प्रमुख लोक नृत्य इन लोगों के क्या क्या हैं, उसके अंदर एक जंगबाजी आता है, इसके अलावा लैंता आता है, साथ ही रासो आता है। क्या क्या लिखोगे, रासो तो बहुत फेमस है, जंगबाजी एक लिख लो, रासो के नीचे इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। रासो भी लिखना है आपको, जंगबाजी लिखना है, रासो लिखना है। इसके अलावा हारुल परात लिखना है, हारुल परात भी किसका है, अपने आप में नृत्य पूछता है, लोक नृत्य जौनसारियों का। साथ ही साथ मंडवाना पूछता है, तांदी पूछता है, और मरोज पूछता है। तांदी नृत्य भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मरोज करते हैं, और एक मंडवाना करते हैं, मरोज मंडवाना भी इनका क्या है, लोक नृत्य है। यानी मरोज, मंडवाना, तांदी, ये सब इनके क्या है, लोक नृत्य है। और एक लैंता भी लिख लो आप, लैंता, ये अपने आप में इनके क्या होंगे, लोक नृत्य होंगे, प्रमुख जो इनके लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है, इनके वहां जो त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं वो कौन से त्योहार हैं। तो अगला हेडिंग आपको इसको नोट करने के बाद प्रमुख त्योहार लिखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जौनसारियों का प्रमुख त्योहार, जौनसारियों का प्रमुख त्योहार। इनके वहां जो त्योहार है सबसे बड़ा है बीसू,
बिसु के अलावा जागड़ा, जागड़ा के अलावा नुणाई। सबसे पहले क्या लिखो, बिसु। सबसे पहले क्या लिखना है, बिसु लिखना है। ठीक है, अगला देखो, बिसु के नीचे आपने लिखना है जंगबाजी नृत्य करते हैं। इसी अवसर पर ये, इस अवसर पर ये जंगबाजी नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस अवसर पर ये जंगबाजी नृत्य करते हैं। ठीक है, करते हैं। जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला इसी को लगता है, बिसु मेला। इस अवसर पे क्या करते हैं, जंगबाजी नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो है आपका जागड़ा, जागड़ा नामक त्यौहार भी इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं लोग, जागड़ा त्यौहार, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखो महासु देवता, महासु देवता की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, कि मूर्ति को स्नान, शायद टोंस नदी पे वहाँ ले जाके, नीचे टोंस नदी लिख दो, टोंस नदी में ले जाके वहाँ महासु देवता की मूर्ति को क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। ठीक है, जागड़ा नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, क्वेश्चन ही पूछ देगा, जागड़ा नामक त्यौहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आप बता देना होगा, जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा आता है एक बहुत फेमस, उसको बोलते हैं नुणाई नामक त्यौहार, नुणाई त्यौहार, नुणाई त्यौहार। जो नुणाई त्यौहार है इनका, ये किस इलाके में मनाया जाता है, जहाँ भेड़ पालन का काम किया जाता है। ठीक है, तो जो जौनसारी भेड़ पालन वगैरह जो नॉर्दर्न पोर्शन में है, जहाँ ठंडा इलाका है, एक फिक्स सीजन में वो भेड़ पालन वगैरह का काम भी करते हैं। कभी वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी निम्न हिमालयी, तो उस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। जो नुणाई त्यौहार जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है, भेड़ पालन वाले इलाके में, ब्रैकेट में लिखो भेड़ पालन वाले इलाकों में, वाले इलाके में। ठीक है, अब इस अवसर पे क्या करते हैं, जिस दिन ये नुणाई त्यौहार मनाया जाता है, उसी अवसर से, उसी दिन से भेड़ की जो खाल होती है, यानी ऊन जो होता है, वो निकाला जाता है। तो नुणाई त्यौहार के नीचे लिखो इस अवसर से, इस अवसर से भेड़ की खाल निकाली जाती है, भेड़ की खाल निकाली जाती है। ठीक है, खाल निकाली जाती है, पूरा आपने सेंटेंस लिखना है, क्योंकि वहां से भेड़ ऊनी, मतलब ऊन वगैरह उससे मिलेगा। तो नुणाई त्योहार भेड़ पालन वाले इलाके में, और इस अवसर पे भेड़ की खाल ये लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, मैंने आपको बताया था, अगला लिखो दीपावली। दीपावली को ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने बाद मनाते हैं, यही जनजाति हो। ठीक है, दीपावली, दीपावली, दीपावली को क्या है, 1 महीने बाद ये क्या करते हैं, दीपावली को मनाते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, पुरुष जो है एक प्रकार का खास नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं पत्तेबाजी। तो इसको लिखो राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने बाद, राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मनाते हैं। ठीक है, और इस अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नीचे लिखो इस अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, उसको बोलते हैं पत्तेबाजी नृत्य, पत्तेबाजी नृत्य। ठीक है, तो पत्तेबाजी नृत्य कौन करते हैं, जौनसारी करते हैं। किस अवसर पे, दीपावली के अवसर पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और 1 महीने बाद, बाकी इस टाइम पे कई एक्टिविटीज करते हैं, पांडवों के हो गए, महासु के हो गए, उनके गीत गाते हैं। साथ ही साथ एक होला होता है, होला बोलते हैं उसको, जला के खेतों में ले जाते हैं, वहाँ अलग टाइप के नृत्य, वो सब संस्कृति से संबंधित है, उतना हमने नहीं जाना है। तो दीपावली के नीचे लिखो इस अवसर पे, इस अवसर पे पांडव व महासु के गीत गाए जाते हैं, पांडवों व महासु के गीत, महासु के गीत यहाँ पे क्या किए जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, किस अवसर पे, दीपावली के अवसर पे। अब इसके अलावा 2 और मेले हैं, एक का नाम है माघ मेला और एक है मछमोड़ मेला। अन्य मेले, अन्य त्यौहार, सॉरी अन्य त्यौहार है मेले जो भी लिखते हो, माघ अन्य के लिख लो। ठीक है, माघ व मछमोड़ में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मछमोड़ ये भी किससे संबंधित है, जौनसारियों से संबंधित है। तो ये रहे आपके जौनसारियों से संबंधित प्रमुख त्यौहार वगैरह। लास्ट चीज बता रहा हूँ, 2-3 इनके पहनावे से संबंधित हैं, तो उन शब्दों के नाम लिख लो, मतलब खाली इनके पहनावे से संबंधित है, वैसे पूछेगा नहीं वो, फिर भी लिख लो। एक लिखो आप झंगोली, झंगोली होता है ऊनी पजामा। ठीक है, पुरुष पहनते हैं इसको। झंगोली क्या होता है, इनका पहनावे से संबंधित है। ठीक है, ऊनी पजामा, ऊनी पजामा, ये कौन पहनते हैं, पुरुष वर्ग पहनता है इनका। दूसरा डिगुबा होता है, उसको बोलते हैं ऊनी टोपी, ये भी पुरुष पहनते हैं। ठीक है, डिगुबा ये है एक प्रकार की ऊनी टोपी, ये भी कौन पहनता है, पुरुष समाज पहनता है इनका। और एक है झंगा, झंगा पहनते हैं, कमीज को बोलते हैं, ये भी पुरुष पहनते हैं। ठीक है, झंगा ये भी अपने आप क्या है, कमीज है। यानी झंगा
झंगोली, डिगुबा, ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला है। और एक प्रमुख है जो मुझे लगता है कभी कभी आपने देखा होगा, जौनसारी महिलाओं के सर पे एक रुमाल टाइप का दिखता है, वो बड़ा सा पहने रहते हैं, उसका नाम क्या पता कभी पूछ दे, उसका नाम बोला जाता है डांट। ठीक है, तो डांट लिखो अगला, डांट। तो क्या, एक प्रकार का रुमाल लिख दो, एक प्रकार का हैंकी। ठीक है, रुमाल। और कौन पहनेगा, महिलाओं के सर पे, ब्रैकेट में लिखो महिलाओं के सर पे होता है। ठीक है, डांट। ये आपकी सब चीजें अपने आप में क्या थी, जौनसारी जनजाति के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ जनजाति का पहला सेशन आपको समझ आया होगा। अच्छे से तैयार करो, रिवाइज करो। इसके अगले सेशन और उसके बाद अगले सेशन 3 वीडियो आनी है, उनको भी तैयार करना। लाइक, कमेंट और शेयर आज मस्ट है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।